तो नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की सभी युवा शक्ति को अल्मोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी की ओर से नमस्कार। वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा में आज एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरी में आपको बोल्ड के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं कि सबूत लाओ और कोई थियरी प्रस्तुत करो कि कोई घोटाला किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। खासकर कई लोग कह रहे हैं कि जैमर लगा रहे हैं या फिंगरप्रिंट सेंसरिंग हो रही है, तो इस सब के बावजूद घोटाला तो संभव है ही नहीं। तो आज मैं एक थियरी साबित करके बताऊंगा कि क्या घोटाला संभव है या नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जो YouTube पर है, हमने अपने पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका डेमो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो उस पर क्लिक करके मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट के नाम पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि थियरी क्या है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पेपर हो रहा है। पेपर में कुछ इस तरीके की आंसर शीट आपको दिखाई देती है। ये ऑप्शन ए बी सी डी हो गए, ऊपर से आपकी पूरी डिटेलिंग हो गई और यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर, यहाँ पे कुछ नाम नंबर इस प्रकार से होता है। और उसमें 3 कॉपियां यूजुअली आजकल होती है। एक ओरिजिनल ओएमआर सीट होता है जो कि आयोग के पास जमा हो जाता है, एक कैंडिडेट कॉपी होती है जो आपको घर को मिल जाती है, और एक ऑफिस कॉपी होती है। ये भी सरकार के किसी विभाग के पास रहती होगी, मतलब हमारे पास नहीं रहती है, सरकार के किसी विभाग के पास रहती है। ठीक है, तो पहली जो सबसे बड़ी बात है, देखिए लोग कह रहे हैं कि बेईमानी नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर कोई जैमर लगाने से ब्लूटूथ जैसी चीज नहीं यूज की जा सकती। अगर आप जैमर यूज करोगे या अगर आप फिंगरप्रिंट यूज करोगे तो कोई दूसरा आपके बिना पेपर नहीं दे सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब सपोज किसी व्यक्ति को बेईमानी करके यहाँ पे सेलेक्ट करवाना हो, देखिए मैं एक विधि बता सकता हूँ। इसमें क्या लूप होल है इस विधि का, कि कुछ लोग मिल करके या कुछ लोग भ्रष्टाचारी तरीके से इस बंदे को, कोई XYZ बंदा है जिसका जुगाड़ लगाया जाना है, इससे कहा गया कि भैया आपको 25 30 40 सवाल जितने कंफर्म आते हैं उतने ही करना, बाकी कॉपी को आप क्या छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना। एक काम यहाँ पे ये हो सकता है कि बाकी कॉपी को आप ब्लैंक छोड़ करके आ जाओ। अब आप कहोगे कि भैया कॉपी में तो क्या, कि अगर वहां पे ब्लैंक छोड़ा होगा तो जो कैंडिडेट और ऑफिस की कॉपी है उसमें गोला कौन बनाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार अगर होता होगा तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरा सरकारी मैकेनिज्म इसमें मिला हुआ है ऊपर से नीचे तक। तो घर में एक कार्बन कॉपी खरीद करके वो व्यक्ति को बता दिया जाता होगा कि भैया ये क्वेश्चन हमारे वो थे, इनको हमने तुम्हारी ओएमआर सीट में कर दिया, उसे गोल बना लो, ये वाले में भी गोल बना दिया जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी के नंबर जो नहीं बढ़ाए जा सकते हैं वाली है, पहली बात। और दूसरा, एक तो ये थियरी आपकी होगी, और दूसरा थियरी देखिए मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की थियरी समझाता हूं। सपोज 3 शिफ्टों में पेपर हुआ, एक ए हुआ, एक बी हुआ, एक सी हुआ, और जो लोग सबूत गैंग है उनको आज मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तीनों ने रॉ स्कोर किया 70। ठीक है, इवेंचुअली इन तीनों कैंडिडेट का, ये पहले शिफ्ट का है, दूसरे शिफ्ट का है, तीसरे शिफ्ट का है, और तीनों ने रॉ स्कोर कितना कर लिया है, 70 नंबर का। अब आप देखिए, किसी शिफ्ट में -0.97 हुआ है, किसी शिफ्ट में +4.25 हुआ है, कहीं पे -2.65 हुआ है। अब इसी को अगर हम अभी की मेरिट के हिसाब से देखें तो एक समान होते हुए भी आप देखेंगे कि ये बंदा 69.03 में बाहर हो गया अभी की मेरिट के हिसाब से। ये बंदा जो 70 में था 74.25, ये हो गया अंदर, और ये बंदा आउट हो गया, ये आ जाएगा आपका 67.35 नंबर के आसपास। तो यहाँ पर आपको आप पता चलेगा कि कैसे किसी एक वर्ग को स्पेशली फायदा पहुंचा दिया गया। रॉ स्कोर लोगों का लगभग इक्वल होने के बावजूद भी, या इसको अगर और थोड़ा मैं और घुमा दूं, देखिए ये तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा बड़ा है, देखिए कुछ इसको ऐसा घुमा दो कि एक के आगे आपके 72 नंबर, बी वाले शिफ्ट के आगे आपके 68 नंबर,
और सी वाले के आगे आपके 73 नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा नंबर सी लेके आया है, दूसरे नंबर पे ए और तीसरे नंबर पे बी। नॉर्मलाइजेशन में क्या हो गया, माना इसको 4.5 एक्स्ट्रा मिल गए, इसके -1 हो गए और इसको इसके भी -2.5 हो गए। तो अभी के मेरिट के हिसाब से आप देखेंगे ये रह गया बंदा 71 में, ये चले गया 72.5 और ये चले गया 70.5। तो कहाँ जो सबसे कम नंबर वाला था उसका सिलेक्शन हो गया। और जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने इतनी मेहनत करी है, हमने इतनी घनघोर मेहनत करी है, आपने इतनी बहुत हद तक अगर मेहनत करी है, ठीक है, जो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए हमारे मन में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, नो क्वेश्चन। आप लोग लेकिन विरोध भी मत कीजिए किसी जांच का, किसी भी जांच का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ईमानदारी से हैं बन जाने दीजिए, एसआईटी जांच हो जाने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई जांच होती है तो हो जाने दीजिए। बाकी जो लोग अगर एक भी व्यक्ति बेईमानी से हुआ है तो वो चीजें हैं। और दूसरी एक बात, जो सबूत गैंग के लोग हैं हमसे कह रहे हैं कि भैया सबूत लेके आओ। देखिए मैं कोई उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर नहीं हूं और सबूत कोई कैसे ला सकता है, आप मुझे बताइए। सबूत तो वो लोग ही ला पाएंगे ना, कि मैं ये बता सकता हूँ कि कॉन्स्पिरेंसी कैसे हो सकती है, सबूत हम कहाँ से लेकर के आएंगे। और अगर सबूत की ही बात है तो मैं कहता हूँ मुझे भी नायक फिल्म की तरह एक दिन का सीएम बना दो, फिर देखो मैं कितने सबूत पकड़ के लाता हूँ। बिना सरकारी अथॉरिटी के, बिना पावर के कोई भी व्यक्ति सबूत नहीं ला सकता। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर होगी। आप लोगों को ये थियरी मैंने खोल के बता दी, अब आप क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय हमें टिप्पणी करके बताइए। और मैं फिर उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूँ, खासकर ये कांग्रेस पार्टी वाले, आप वाले और यूकेडी वाले, बीजेपी वाले तो अपने खिलाफ कुछ करेंगे नहीं, इन तीनों को भी खुल के इसमें सामने आना चाहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।